स्टूडेंट, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं वो है हमारी 10th क्लास की हिस्ट्री और हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इससे पहले हम इसके कई सारे जो टॉपिक हैं वो कवर कर चुके हैं। ये जो हमारा टॉपिक है लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो था क्रांतिकारी। लास्ट टाइम हम क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ चुके थे कि 1815 के बाद जो क्रांतिकारी थे उनके क्या हालात रहे या किस तरह से सिचुएशन, किस तरह से किन के फेवर में चली गई थी, रूढ़िवादियों के फेवर में जा चुकी थी, फिर किस तरह से इन्होंने गुप्त संगठन वगैरह बनाना शुरू कर दिया था। 1815 के बाद जो पावर है वो किसके पास ट्रांसफ़र हो गई थी, ये सारा कुछ हमने लास्ट टॉपिक पे डिस्कस कर चुके थे। जो कोई भी ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है वो इससे पहले वाले वीडियो देखे और उसके बाद ये वाला वीडियो देखे ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में जाए, क्योंकि मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ कि हर एक टॉपिक या हर एक चैप्टर एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड होते ही होते हैं। तो लास्ट टाइम जो हमने क्रांतिकारी के बारे में डिस्कस किया था या उसके बारे में पढ़ा था, जो कोई भी ये मेरा आज का वीडियो देखेगा वो पहले क्रांतिकारी वाला ये वीडियो देखे, उसके बाद ये वाला देखे ताकि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो लास्ट टाइम हम क्रांतिकारियों के बारे में डिस्कस कर चुके थे, उन्होंने गुप्त संगठन वगैरह बनाना शुरू कर दिया था। तो एक बार फिर से हमें ना रिकॉल करते हैं, मतलब पूरा जो चैप्टर है वो जैसे हमारी स्टार्ट होती है। मतलब हमने देखा कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है। तो देखो, शुरुआत में तो कुछ भी नहीं था, नेशनलिज्म की भावना ही नहीं थी, मतलब एक नेशन ही नहीं थे, मतलब राष्ट्र ही नहीं थे। तो नेशनलिज्म की भावना कहाँ से आएगी, राष्ट्रवाद की भावना कैसे आएगी जब राष्ट्र थे ही नहीं। क्योंकि वहाँ क्या था, एक मतलब प्रॉपर एक तरह से कहते हैं ना सम्राट जैसा हुआ करता था, और मतलब काफ़ी सारे क्षेत्र जो एरिया हैं उन्हीं के अंडर आते थे और ऐसी मतलब रूल चल रहा था। और उस टाइम में क्या है, जो पावर थी, मोनार्क सिस्टम था सब जगह, सारे जगह। तो धीरे धीरे कैसे जो ये चीज़ें शुरुआत हुई थी वो हमने देखा। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन से इन चीज़ों की शुरुआत हो जाती है, वहाँ की सोसाइटी से ही शुरुआत हो जाती है। फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि नेपोलियन भी आता है। नेपोलियन भी जो और भी जो कंट्री हैं उनमें जो फ्रेंच की आर्मी है उसको लेके जाता है, मतलब वहाँ पर कि हम तुम लोग मुझे मतलब मैं आप लोगों को क्या फ्रीडम दिलाऊंगा, मतलब इस तरह से। और मतलब कई सारे कंट्रियों में जाके वो देखता है। फिर उसके बाद 1815 में हम देखते हैं कि 1815 में जो है फिर से जो वो हार जाता है, कौन, जो नेपोलियन हार जाता है। पावर अब किसके हाथ में आ जाती है, पावर आ जाती है आपकी फिर से वापस से रूढ़िवादियों के हाथ में आ जाती है पावर। मतलब फिर से मोनार्क सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। अब देखो, जो मोनार्क सिस्टम एज इट इज़ जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले वाला था वैसे एज इट इज़ तो स्टार्ट होगा नहीं, जो कुछ चेंजेस के साथ ही था। मतलब जो रिफॉर्म्स जो आपने देखा था कि हमने देखा नेपोलियन ने काफ़ी सारे प्रशासनिक और इस बेस पे मतलब बहुत सारे रिफॉर्म किए थे, सुधार किए थे। तो वो सारे रिफॉर्म्स के साथ ही रूढ़िवादी आती है, रूढ़िवादी व्यवस्था आती है। लेकिन एज इट इज़ पहले से नहीं था। हमने देखा कि जो रूढ़िवादी उसके बाद क्या करते हैं, मतलब वियना की ट्रेटी होती है, जो संधि होती है, उसमें कुछ मतलब चीज़ें हो गई थी। जैसे आपका वो फिर से वही बोर्बन डायनेस्टी मतलब लाना चाहते हैं, पूर्व साम्राज्य फिर से स्थापित कर देते हैं। पर वो ये देखते हैं कि वो फिर से जो अपना वो जो जर्मनी है अपना एक्सपेंड ना कर ले, मतलब एरिया। तो वो क्या करते हैं, मतलब वहाँ उसके नीदरलैंड वगैरह मतलब कुछ छोटे छोटे वो स्टेट एक तरह से मतलब नेशन वहाँ इस्टेब्लिश कर देते हैं, जैसे एक तरह से नज़र रखने के उसके हिसाब से। तो हम देखते हैं कि वहाँ आज का जो बेल्जियम है वो पहले के नीदरलैंड वाला जो एरिया है वो कवर करता है। फिर उसके बाद जो ये चीज़ें चेंज होती हैं वो दोबारा से जो जुलाई क्रांति आती है। और देखो, जो भी हर एक घटना जो है शुरुआत कौन करेगा, यहाँ पे कहते हैं ना एक बेंचमार्क जो है, बेंचमार्क यहाँ पर क्या है आपका फ्रांस है। कि शुरुआत जो क्रांति होती है वो कहाँ से होती है, फ्रांस से होती है। जो आपका 1789 की जो फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है वहाँ से वो शुरुआत कर देता है। उसमें आप देखता है कि वो पूरे मोनार्क को ख़त्म कर देता है। लेकिन फिर से जो आपका नेपोलियन आ जाता है तो वो एक तरह से मोनार्क सिस्टम ही था, वो पावर अपने हाथ में ले लेता है। उसके बाद में जो आपका ये रूढ़िवादी आ जाते हैं, फिर से मोनार्क इस्टेब्लिश हो जाता है। तो उसके बाद फिर से जुलाई क्रांति होती है। और इस जुलाई क्रांति जो आपकी होती है वो 1830 में ही होती है। आपकी जुलाई क्रांति जो होती है 1830 में। तो ये भी क्रांति की शुरुआत कहाँ से होगी, फ्रांस से होगी। किस तरह से अब जो ये आपकी क्रांतियों का जो युग है वो कैसे चलेगा, ये हम देखने वाले हैं इस टॉपिक में कि 1830 से 1848 तक कैसे कैसे कौन कौन से स्टेट में जो है या नेशन में क्या है क्रांतियाँ आई थी, उनसे किस किस जगह मतलब चीज़ें चेंज हुई, किस तरह से ये क्रांति फैली थी, ये जुलाई क्रांति आपकी। तो ये सारा कुछ हम इस टॉपिक में कवर करेंगे।
क्रांतियों का युग। अब देखो आप जब हम देख रहे हैं कि 1815 मतलब 1850 में क्या है, हमारा मुनार्क आ जाता है फिर से, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं 1830 की बात कर रहे हैं। तो मैम ये जो 15 साल है वो कहाँ चले गए? एक्चुअल में जो ये 15 साल हैं वो रूढ़िवादी जो व्यवस्था है अपना मजबूत करने में, और उसमें अपना सारा ये 15 साल इसमें चले जाते हैं इनके। और उसके बाद 1830 में मतलब जो खुद की ये एक तरह से क्रांतियाँ स्टार्ट हो जाती हैं या ये स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाती हैं 1830 में। क्रांतियों का युग 1830 से 1848, 1830 से 1848। जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद की क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा कि जैसे जैसे ये रूढ़िवादी थे, जो मोनार्क थे, वो उन्होंने अपनी व्यवस्थाएं जैसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। अब देखो ये 1815 से लेके 1830 का क्या करेंगे, अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, मजबूत बनाएंगे, फिर से वैसे ही हालत कि भाई अब तो मोनार्क आ गया और अब तो वही जैसे हाल रहेंगे जैसे पहले थे। लेकिन क्या था, प्रॉब्लम ये थी कि जो लोग थे, अब जो फ्रीडम है, वो स्वतंत्रता का वो चख चुके थे, मतलब स्वाद चख चुके थे, अब वो उस तरह से नहीं रह सकते थे। तो वो भी तो कोई रास्ता निकालेंगे ना इनसे फ्री होने का, आज़ाद होने का। लेकिन इनको तो लग रहा था कि जैसे वापस से हमारे पास पावर आ गई, सारी व्यवस्थाएं वैसी हो जाएंगी। तो वो क्या करने लगे थे कि अपनी जो ताकत है उसको और मजबूत करने की कोशिश करने लगे थे। तो यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद की क्रांति से जोड़कर लोग उन्हें देखने लगे थे। अब क्या हुआ, इटली, अब जब देखा लोगों ने, मतलब खुद को जो यूरोप के जो अनेक क्षेत्रों में जो देखो एक क्रांति कौन लाएंगे, जो उदारवादी और राष्ट्रवादी, वही आपके नेशन क्रांति लाएंगे। और ये उदारवादी राष्ट्रवादी कौन थे? वही मिडिल वर्ग, मध्यम वर्ग था, वही था। तो अब क्या था कि जो यूरोप के अनेक क्षेत्र थे, अलग अलग जो क्षेत्र थे, एरियाज थे, उनमें जो उदारवादी थे, जो मतलब उदारवादी कौन थे, ये मिडिल वर्ग ही था, और राष्ट्रवादी, उनको क्रांति से क्या है वो लोग जोड़कर देखने लगे थे। और इटली और जर्मनी के राज्य जो थे, ओटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड, पोलैंड जैसे ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे। मतलब ये एरिया जो मतलब इनमें जो कहते हैं ना कि जो क्रांति जो आई थी, मतलब एक तरह से उदारवाद और नेशनलिज्म की भावना, तो वो एक तरह से इटली हो गया, जर्मनी के राज्य हो गए थे, ओटोमन साम्राज्य के सूबे हो गए, आयरलैंड हो गया, पोलैंड हो गया, ऐसे ही क्षेत्र थे। इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया, जो शिक्षित मध्यम वर्गीय विशिष्ट लोग थे। कि अब ये जो क्रांतियां थी, इनका मतलब नेतृत्व कौन कर रहा था, मतलब इनका लीडर कौन था या लीडरशिप कौन कर रहा था? ऑब्वियस ही बात है, मिडिल वर्ग करेगा, मध्यम वर्ग करेगा। इन्होंने ही मतलब एक तरह से गुप्त संगठन बनाना शुरू किया, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो हमारे क्रांतिकारी कौन है, तो जो क्रांतिकारी है वही तो क्रांति करेंगे। तो ये लोग जो थे, क्रांति का जो नेतृत्व कर रहे थे, वो कौन थे? आपके उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया था। उनमें जो शिक्षित मध्यम वर्गीय जो विशिष्ट लोग थे, अब उन विशिष्ट में जैसे आपके प्रोफेसर्स हो गए, आपके स्कूल के अध्यापक हो गए, क्लर्क हो गए, वाणिज्य व्यापार जो करने वाले लोग थे, मध्यम के लोग, ये सारे जो हैं इन क्रांतियों के क्या थे, एक तरह से नेतृत्व करने वाले थे, या इनको लीड कर रहे थे, या इनके लीडर थे। प्रथम विद्रोह फ्रांस में। अब देखो इसको अंडरलाइन कर लेना बच्चों, क्योंकि आपसे पूछ लिया जाता है कि जुलाई क्रांति कब हुई थी, तो जुलाई 1830 में हुई थी। तो अब क्या हुआ कि प्रथम विद्रोह था वो फ्रांस में ही हुआ था। हम क्या देखो, जो बेंचमार्क है पूरा फ्रांस, मतलब एक तरह से कि आपका जो स्टार्ट जो क्रांति करेगा वो फ्रांस ही करेगा। तभी देखो एक इसकी ड्यूक मेटरनिक फ्रांस के बारे में एक कोटेशन देते हैं, मतलब एक थॉट देते हैं, बोलते हैं कि जो फ्रांस अगर छींकता है तो पूरे यूरोप में कोल्ड हो जाती है, मतलब एक तरह से। तो उसका कहने का मतलब कि उसका असर पूरे यूरोप में दिखाई देता है एक तरह से। तो यहाँ प्रथम विद्रोह जो हुआ था जुलाई का, वो फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ था। बूर्बो राजा जिन्होंने 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया था। हमने क्या कहा था कि जो वियना की संधि हुई थी, ट्रीटी हुई थी, उसमें फिर से बूर्बो साम्राज्य को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करी गई थी। तो जो रूढ़िवादी प्रक्रिया के दौरान जो ये सत्ता फिर से बहाल की गई थी, बूर्बो साम्राज्य फिर से लाया गया था, उन्हें अब क्या हुआ, उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका कि भाई देखो पहले जो था, अब नहीं, वापस से अब मोनार्क नहीं आ सकता। अब क्या होगा, क्योंकि उनको फ्रीडम जो थी, स्वतंत्रता थी, वो मुंह लग गई थी, तो वो वापस से तो मोनार्क आने नहीं देंगे। उनकी जगह उन्होंने फिर उन्होंने कहा कि देखो फिर भी अगर नहीं मानते तो उन्होंने क्या किया, एक संवैधानिक जो राजतंत्र आएगा, मतलब मोनार्क सिस्टम भी होगा तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनली होगा, मतलब संवैधानिक होगा, मतलब
तो संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया, जिसका अर्थ लुई फिलिप्स, जिसका अध्यक्ष कौन था? लुई फिलिप्स। जिसका अध्यक्ष जैसे लुई 16वां 13वां जो भी 14वां ये जिस तरह से चल रहे थे आपके 14वां 16वां जो भी है, तो उन्हीं के मतलब उसमें था ये लुई फिलिप्स, तो ये इसका अध्यक्ष बनता है। तो इसको बच्चा अंडरलाइन कर लेना कि जो जब संवैधानिक राजतंत्र स्टैब्लिश हुआ था फ्रांस में, तो उसका प्रथम अध्यक्ष या कहेंगे अध्यक्ष कौन बनाया गया था? वो था लुई फिलिप्स। मेटरनिक ने एक बार यह टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस चीखता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। अभी मैं आपको बता रही थी ना कि ड्यूक मेटरनिक, देखो ये पूरा जो ड्यूक मेटरनिक है ये तो पूरा मोनार्क को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो जो ड्यूक मेटरनिक है वो कहता है कि जो टिप्पणी करी थी फ्रांस के ऊपर ही कि फ्रांस जब फ्रांस चीखता है तो बाकी यूरोप है, मतलब पूरा जो यूरोप है उसमें सर्दी जुकाम हो जाता है। तो जुलाई क्रांति से, अब देखो सर्दी जुकाम हो जाता है तो वो इनडायरेक्टली कहना क्या चाह रहा है कि जो फ्रांस में क्रांति हुई उसका असर सब जगह दिखेगा यूरोप में। तो जुलाई क्रांति से ब्रुसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया कि जो फ्रांस में जब क्रांति हुई थी तो ब्रुसेल्स वाले कह रहे कि जब फ्रांस भाई क्रांति कर सकता है मतलब तो हम भी कर सकते हैं, हम भी आज़ाद हो सकते हैं, फ्री हो सकते हैं। तो उससे ब्रुसेल्स में भी जो विद्रोह भड़क गया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग कर दिया गया था। ये नीदरलैंड वगैरह ये स्टैब्लिश क्यों करे थे? वो इसीलिए कि जो आपका जर्मनी है वो अपना एक्सपेंडिचर मतलब अपने आप को बढ़ा ना ले, मतलब एक तरह से। लेकिन उन्होंने जब उसकी नज़र जो ब्रुसेल्स वगैरह ऐसे जो स्टेटों की जो राष्ट्र थे, नेशंस थे, उनकी नज़र फ्रांस पे गई कि भाई फ्रांस जब आज़ाद खुद को कर सकता है तो हम भी क्यों नहीं कर सकते। तो उन्होंने भी मतलब फ्रीडम के लिए लड़ना शुरू कर दिया। तो वो अपने आप को क्या है आज़ाद कर लेते हैं, मतलब नीदरलैंड किंगडम से अपने आप को अलग कर लेते हैं। एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार कर दिया वह थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। अब देखो जब ये सारी चीजें फैल रही थी, मतलब ये जो क्रांतियां फैल रही थी, ऑब्वियस सी बात है यूनान की तरफ भी जाएंगी। तो इसने क्या हुआ, पूरा जो एक तरह से ये घटना थी, पूरे यूरोप का जो भी शिक्षित अभिजात वर्ग था उसने राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। और वो भी मतलब यूनान के जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता संग्राम, उससे रिलेटेड था कि 15वीं सदी से यूनान ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। कि 15th सेंचुरी में क्या था, यूनान जो था वो ओटोमन साम्राज्य, जैसे आप अगला एक जो भारत में राष्ट्रवाद है जो चैप्टर पढ़ोगे उसमें भी ओटोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ोगी। वैसे मैं थोड़ा बता देती हूँ ओटोमन साम्राज्य क्या था। कि ये टर्की का एक वो था, कहते हैं ना जैसे खलीफा पद होता था, तो ये वाला जो एरिया था वो ओटोमन साम्राज्य कहलाता था। मतलब ये मुस्लिम बाहुल्य एरिया था, मतलब यहाँ पर ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा कहा जाता था। तो उस टाइम यूनान भी उसी का हिस्सा था। आपने देखा होगा जितने भी एथनिक ये सारी चीज़ें जो हुई हैं, एक्टिविटी वगैरह जो भी हुई है, फिलोसफर वगैरह, ये सारे जो थॉट्स जो आए वो यूनान से ही आए आपके। जैसे आपकी शुरुआत की आप बात करते हो कल्चर, ये जो वहीं से स्टैब्लिश होती है। तो तब ये ओटोमन साम्राज्य का मतलब एक तरह की कंट्रोल इसी में था। तो ये खुद को आज़ाद करता है यूनान, मतलब ग्रीक खुद को आज़ाद करता है। ये किस तरह से करेगा, मतलब क्योंकि ये ओटोमन का इस पर कंट्रोल था। तो यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों को आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हो गया। हालांकि जो यूरोप में जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति थी वो यूनानियों की आज़ादी के लिए संघर्ष, तो मतलब वो अब आप कहोगे कि मैम हम तो 1830 की बात कर रहे हैं, यहाँ ये लोग बात कर रहे हैं 1821 की। देखो मतलब ये चीज़ें आज़ादी के लिए संघर्ष की, मतलब लड़ाई की जो चीज़ें हैं स्टार्ट जो हो गई थी वो 1821 से हो गई थी। लेकिन जो एक तरह से मतलब एक इसका ब्रॉड रूप लेंगे या एक तरफ से और ज़्यादा एक्सपेंड जो होंगी वो कब होंगी, मतलब स्प्रेड होंगी, वो कब होंगी, 1830 में होंगी। क्योंकि उन्हें भी लगेगा कि जब जगह जगह ये सारी क्रांतियां होंगी, मतलब एक तरह से कि वो खुद को फ्री करेंगे, ये लोग स्टेट जो नेशंस हैं खुद को आज़ाद कर रहे हैं, तो जो यूनान है उसको भी मौका लग जाएगा, मतलब खुद को आज़ाद करने का। किससे? ओटोमन साम्राज्य से। तो यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे। अब देखो इसमें भी क्या थे कि कुछ राष्ट्रवादी, उनको देश निकाला दे दिया था, ओटोमन साम्राज्य से देश निकाल दिया गया था जब उन्होंने क्रांतियां वगैरह कुछ की होंगी, मतलब जो आरंभ किया था आज़ादी के लिए संघर्ष, तो उनको देश निकाला दे दिया था। तो अब क्या, जो यूनानी जो थे वो निर्वासन में रह रहे थे, मतलब अपने देश से उनको बाहर निकाल दिया। जहाँ भी वो रह रहे थे यूनानियों के साथ जो पश्चिमी यूरोप के अनेक लोग थे वो भी समर्थन में आ गए। अब ये जो पश्चिमी यूरोप के जो लोग थे, मतलब वो क्यों इनके फेवर में आए थे, एक्चुअल में वो इनको पैट्रियोटिक अपना वो मानते थे फील्ड, मतलब कि उनका जो कहेंगे कि मतलब जनक एक तरह से, मतलब जो यूनानी कल्चर है वो मानते थे कि जो उनकी सभ्यता है उसने जन्म यहीं से लिया है, बर्थ यहीं से लिया है।
तो ऑब्वियस सी बात है, जब अगर कोई आपके पेरेंट्स को कुछ कहेगा, उनको इन्वॉल्व करेगा, उनको कैद कर लेगा, तो ऑब्वियस सी बात है आप उनको आज़ाद कराओगे। तो वही चीज़ थी कि जो पश्चिमी यूरोप के लोग हैं वो भी चाहते थे कि जो यूनान है वो आज़ाद हो जाए। वो उनको पैट्रियोटिक अपनी वो मानते थे आर्थिक तरह से ज़मीन, क्योंकि जैसे आपने हमारी इंडस वैली सभ्यता हमने पढ़ा कि हमारी जो सभ्यता की शुरुआत है वहाँ से होती है, आज भी हम हिस्ट्री में उसको पढ़ते हैं। तो सेम वही चीज़ है कि जो यूनान की मतलब ये कहेंगे या जो आपकी कल्चर है वो वहीं से उसको माना जाता है कि वो उनकी पैट्रियोटिक मतलब कल्चर थी वो वहीं से थी। यूरोपियन जो लोग थे, पश्चिमी यूरोप के लोग, तो वो लोग इनके फेवर में आ गए यूनानियों की कि आप अपने आप को मतलब ओटोमन साम्राज्य से आज़ाद कराओ। और जो निर्वासन में रह रहे थे दूसरे कंट्रियों में जो लोग रह रहे थे वो भी अब इसके फेवर मतलब वो भी उनको हेल्प करने लगे थे, मतलब एक तरह से समर्थन मिला। जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे वो उनके प्रति ऑब्वियस सी बात है उनके प्रति वो सहानुभूति रखेंगे। तो कविता और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताया, मतलब एक तरह से पैट्रियोटिक मतलब फादर एक तरह से पालना बताकर प्रशंसा की। और मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष में वो क्या है जनमत एकजुट हो गए कि जो ऑटोमन साम्राज्य था, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, और उसके प्रति वो क्या हो गए एकजुट हो गए थे। अंग्रेज कवि लॉर्ड वॉरेन ने भी धन इकट्ठा किया, मतलब इसके लिए यूनान को आज़ाद कराने के लिए, फ्री कराने के लिए उन्होंने भी धन इकट्ठा किया। देखो कितना मतलब उनके प्रति सहानुभूति थी उन लोगों को। बाद में युद्ध लड़ने में भी लग गए थे, जहां 1824 में बुखार से उनकी क्या है मृत्यु हो गई। हालांकि उनकी 1824 में उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया था। और अंततः 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक क्या है स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी थी कि अब यूनान क्या है एक आज़ाद हो गया। किस संधि के साथ? ओटोमन साम्राज्य की जो संधि हुई थी वो 1832 में हुई थी। और किसकी संधि? कुस्तुनतुनिया की संधि। और उससे क्या है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी गई। बेटा इसको अंडरलाइन कर लेना, 1832 में किसकी संधि हुई थी? कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी। तो ये तो हमारा जो टॉपिक है वो हो गया। आपका टॉपिक कौन सा? आपका जो क्रांतिकारियों वाला टॉपिक हो गया कि क्रांतियों का युग जो चला आ रहा था वो हम टॉपिक कवर कर चुके थे कि किस तरह से जो क्रांतियां हैं वो स्प्रेड हुई थी, फैली थी, किस तरह से एक जगह से वो दूसरे एक नेशन से दूसरे नेशन में गई थी, लोगों ने किस तरह से इस चीज़ को लिया था। तो ये सारा कुछ हम इस टॉपिक में कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, देखो हम एक तरह से कैसे लेके चल रहे हैं, कभी हमारी थीम आ रही है, कभी स्टोरी आ रही है, इस तरह से इंटरेस्टिंग भी बन रहा है चैप्टर। हालांकि अगर अच्छे से ध्यान से सुना जाए तो आप ये अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो एक हमारी थीम होगी। मतलब जिस तरह से अभी हमने हिस्ट्री देख ली, मतलब एक तरह से स्टोरी देख ली कि इस तरह से मतलब क्रांतिकारियों ने इस तरह से मतलब क्रांतिकारियों का एक युग चला था इस तरह से। तो अब हम जो देखेंगे वो रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय जो भावना देखेंगे कि किस तरह से लोगों में जो रोमानी कल्पनाएं मतलब करना शुरू कर दिया था, कैसे राष्ट्रवाद की भावना स्प्रेड हुई थी, फैली थी। ये सारा कुछ हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।